हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अगले क्रम जिसमें मराठाओं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो मराठाओं के बारे में स्टार्ट करते हैं कि उनकी क्या हिस्ट्री थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ये कब से कब तक थे? 1713 से लेके 1720 ईस्वी तक थे। तो इनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। मैं अलग से इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि जो ये लिखा हुआ है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। वन टाइम वो वॉचिंग में आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 1707 में साहू छत्रपति बना। तत्पश्चात उसने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने चोट वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दिया। फलतः मराठा संघ की नींव पड़ी। बालाजी विश्वनाथ ने 1719 ईस्वी में मुगल अधिकारी सैयद बंधु से संधि कर विशेष अधिकार प्राप्त किए। इस संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मेग्ना कार्टा, है ना, मेग्ना कार्टा क्या होता है? बिल ऑफ राइट्स होता है, मतलब अधिकारों का घोषणा पत्र है, कहा। इस संधि के तहत मराठों के स्वराज क्षेत्र पर मुगलों ने राजस्व अधिकारों को मान्यता दी और दक्षिण के राज्यों से चोट वसूल करने का अधिकार दिया। आवश्यकता पड़ने पर मराठे मुगलों की सैन्य सहायता करेंगे, साथ ही 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगलों को देंगे। इस समझौते के तहत जब मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं ने मराठों से सहायता मांगी तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ और सेनापति खांडेराव दवादे के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह फर्रुखसियार को मारकर रफ़ी उदरजाद को नया बादशाह बनाया। ठीक है, तो ये इनके बारे में था। अब हम जानेंगे बाजीराव द फर्स्ट। ये कब से कब तक थे? 1720 से लेके 1740 तक, है ना। जो बाजीराव, एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, वो इसी बाजीराव फर्स्ट के ऊपर बनी हुई है। बाजीराव फर्स्ट ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें इस कमजोर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। बाजीराव फर्स्ट ने विशाल साम्राज्य का लक्ष्य घोषित किया। इस क्रम में उसने कहा कि मराठा झंडा कृष्णा नदी से सिंधु नदी तक फहराया जाएगा। बाजीराव फर्स्ट शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का सबसे बड़ा जानकार था। बाजीराव फर्स्ट ने हिंदू पादशाही का नारा दिया। बाजीराव फर्स्ट ने बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की मदद की। फलतः छत्रसाल ने बदले में उसे बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र जैसे सागर, झांसी प्रदान किए। तो साथ ही बाजीराव फर्स्ट को उसकी मस्तानी नामक नर्तकी कन्या भी प्राप्त हुई। अब नेक्स्ट आते बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब भी बोलते थे। ये 1740 से 1761 तक थे। इस पेशवा के समय छत्रपति साहू की मृत्यु हो गई और फिर राजाराम सेकंड छत्रपति बना, जिसके साथ पेशवा बालाजी बाजीराव ने संगोला की संधि 1750 कर संपूर्ण अधिकार पेशवा में निहित किया। अतः मराठा राज्य का प्रधान पेशवा बन गए और पूना पेशवा की शक्ति का केंद्र बना। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। यह युद्ध अफगानों और मराठों के बीच हुआ। अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया, तो मराठों का सेनापति विश्वास राव था, जो पेशवा का पुत्र था। यह नाम मात्र का सेनापति था, जबकि व्यवहारिक रूप से सेनापति का कार्य सदाशिवराव भाव संभाल रहा था। इस युद्ध में मराठों को क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग नहीं मिला। जाट नेता सूरजमल युद्ध से अलग रहा। युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया। युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई और दोनों सेनापति सहित बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। इस संदर्भ में पेशवा को व्यापारियों से सूचना मिली कि उसके दोनों मोती विलीन हो गए, अतः दुख में पेशवा भी मर गया, है ना। दुख में पेशवा भी मर गया। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन पंडित काशीराम ने किया है ना। किसने किया है? पंडित काशीराम ने किया है। पानीपत के तीसरे युद्ध में यह निर्धारित नहीं किया, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है उसने यह निर्धारित नहीं किया कि भारत का शासक कौन बनेगा, बल्कि यह निर्धारित किया कि भारत का शासक कौन नहीं बनेगा। अर्थात मराठाओं को पराजित करके ये बता दिया कि मराठा तो शासक, मतलब भारत के शासक पूर्णतः नहीं बन सकते, है ना। वस्तुतः
मुगल सत्ता को चुनौती देकर भारत की सत्ता प्राप्ति का दावा कर रहे थे, किंतु पानीपत की पराजय से मराठों का यह दावा खोखला साबित हुआ। इस दृष्टि से मराठे भारत के शासक नहीं हो सकते थे, तो दूसरी तरफ अफगानों ने भारत का शासक होने का दावा नहीं किया। अतः ऐसी स्थिति में अब भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखो, अफगान ने हराया, लेकिन अफगान ने मना कर दिया, हमारे मतलब अफगान ने ऐसी कोई इच्छा नहीं दिखाई कि हम भारत पर राज करेंगे। मराठे हार गए, तो मराठे भी का वर्चस्व भी लगभग कम हो गया और वो दक्षिण भारत के महाराष्ट्र तक ही सीमित रह गए। फिर बचे कौन? बचे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो सत्ता में धीरे धीरे आने लगी। अब इस युद्ध में मराठों की पराजय के क्या कारण थे? पहला कारण था मराठों में आपसी एकता का अभाव था। चौथ कर वसूल से मराठे अपने शत्रुओं की वृद्धि की, है ना, चौथ कर लिया जाता था, वो मराठे वसूलते थे, इससे इनके शत्रुओं में वृद्धि। फलतः क्षेत्रीय स्तर पर उन्हें युद्ध में सहयोगी नहीं मिले। मराठे के सैन्य संगठन में कमजोरी थी, वस्तुतः अनुशासन और प्रशिक्षण का अभाव था। अब आता है हमारा पेशवा माधवराव फर्स्ट। ये कब से कब तक था? 1761 से लेके 1772 तक था। ये योग्य था। इसने पानीपत की पराजय के पश्चात मराठा शक्ति को पुनः संगठित किया। इसके समय में मराठा नेता महादजी सिंधिया के प्रयास से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। बीमारी के कारण माधवराव फर्स्ट की मृत्यु हो गई, जो मराठों के लिए पानीपत की पराजय से अधिक घातक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि माधवराव फर्स्ट काफी काबिल थे, है ना, इसलिए इसकी जो मृत्यु है काफ़ी दुखदायी मानी गई मराठाओं के लिए। अब आता है नारायण राव सेकेंड, 1772 से 1773 तक। नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव ने कर दी, किंतु फिर भी वो पेशवा नहीं बन पाया। देखो, रघुनाथ राव इनके अंदर ही था और ये विश्वासघाती निकला, इसने नारायण राव की हत्या कर दी। ठीक है, अब बनता है अब नेक्स्ट आता है पेशवा माधवराव सेकेंड, 1774 से लेके 1795 तक। ये नारायण राव का अल्पायु पुत्र था, अतः इसके शासन की देखरेख के लिए एक 12 भाई परिषद, है ना, 12 भाई परिषद का गठन हुआ, जिसका प्रमुख कौन था? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस के पेशवा बनने पर रघुनाथ राव निराश होकर अंग्रेजों की शरण में गया और उसने सूरत की संधि, है ना, 1775 में की, जिसके तहत अंग्रेजों ने उसे पेशवा बनाने के लिए सैन्य सहायता देने की बात की। इसी के साथ अंग्रेज मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। फलतः अंग्रेजों के साथ मराठों का युद्ध शुरू हुआ। अब आता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब से कब तक हुआ था? 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। वस्तुतः बॉम्बे के अंग्रेज अधिकारी भी वैसा ही लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे जैसा क्लाइव ने बंगाल में नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर लाभ उठाया था। अंततः 1782 में सालबाई की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेजों ने माधवराव सेकेंड को पेशवा स्वीकार किया। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अब आता है पेशवा बाजीराव सेकेंड। ये कब से कब तक था? 1795 से लेकर 1818 तक था। ये अंतिम मराठा पेशवा था। इसको मराठा नेता होलकर ने चुनौती दी, अतः ये भागकर अंग्रेजों की शरण में गया और उसके साथ बसीन, है ना, बसीन की संधि जो 1802 में हुई थी, बसीन की संधि की। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था, जो भारत में ब्रिटिश कंपनी को सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था। इसी क्रम में उसने देशी राज्यों को अपने अधीन करने के लिए सहायक संधि प्रणाली लागू की। इस तरह मराठा पेशवा के साथ की गई बेसिन की संधि एक सहायक संधि थी, जिसके तहत पेशवा ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया और पूना में ब्रिटिश सेना रखने की बात स्वीकार की। इस सेना के खर्च के लिए पेशवा अंग्रेजों को 26 लाख रुपए देगा। यह संधि मराठाओं के लिए अपमानजनक थी, अतः मराठाओं ने इसका विरोध किया। इसी क्रम में अंग्रेजों के साथ मराठों का युद्ध पुनः शुरू हुआ और उसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये कब से कब तक हुआ था? 1803 से 1805 के बीच हुआ था। इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने मराठा सरदारों को पराजित कर अलग अलग संधि की तथा प्रादेशिक लाभ प्राप्त किए, जैसे भोसले के साथ देवगांव की संधि की, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि की और होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि की। अब आता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह 1818 में हुआ था। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था।
अंग्रेजों ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान किया। इसी क्रम में मराठाओं के साथ उनका युद्ध हुआ। वस्तुतः पिंडारी एक लड़ाकू और लूटपाट करने वाला समूह था जो मराठा सेना में सहयोगी के रूप में कार्य करता था। अब ये व्यापारियों को लूटकर कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर रहे थे। अतः अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की, जो तीसरे मराठा युद्ध के रूप में सामने आई। युद्ध में पेशवा को पराजित कर उसके साथ पूना की संधि की गई। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव सेकंड को पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया। इसी के साथ मराठवाड़ा क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। इस तरह कपास उत्पादक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर ब्रिटेन के औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। अब हम जानेंगे मराठा प्रशासन के बारे में। ठीक है, मराठा प्रशासन में दो आता है, एक स्वराज क्षेत्र आता है, एक मुल्क के कदीम क्षेत्र आता है। ये पड़ोसी क्षेत्र कहलाता है। मराठाओं से सरदेशमुखी कर लिया करते थे, है ना, और जो आय का 10% होता था ये सीधे छत्रपति के पास जाता था जो वेलिड था, है ना। पड़ोसी क्षेत्र से क्या होता था, यहाँ से मराठे चोट कर प्राप्त करते थे। यह मराठे आक्रमण से बचने के लिए दिया जाता था और ये आय का 1/4 था। ये विभिन्न मराठाओं में विभाजित किया जाता था, है ना। अब चौथ करके हम डिविजन्स देखते हैं। चौथ का विभाजन मराठा सरदारों से होता था जिसे निम्न नाम दिए जाते थे। पहला आता था मोकास। वसूले गए चौथ का 66% भाग संबंधित मराठा सरदार को मिलता था जिसे मोकास कहा जाता था। बाबनी चौथ का 25% छत्रपति को मिलता था। सहोत्रा चौथ का 6% सचिव को मिलता था। और नादगोंडा चौथ का 3% छत्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता था। मराठों के यहाँ गांव का मुख्य अधिकारी पटेल या पाटिल कहलाता था, जो कर संबंधी कार्यों न्यायिक कार्यों से जुड़ा हुआ था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था जो गांव की भूमिका लेखा जोखा रखता था। इसके नीचे चौगुले होते थे जो कुलकर्णी के लेखाओं की देखरेख करते थे। इसके अतिरिक्त गांव में 12 अलूटे वलूटे होते थे जो अन्य सहायक कार्यों से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो हमने ये पूरा मराठाओं के बारे में जाना। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।